नमस्कार भाई आप सभी को। आज ये चौथा वीडियो है। ठीक है। और जितने भी लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे, रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। इसी तरह का अगर कोई इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो आप बताएं, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार करने का। और हमको नहीं लगता कि ज़्यादा और कुछ इसमें इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत कोई इशू है भी तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत प्रॉब्लम से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए ही। और जितने लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा सब लोग, ताकि हमको ये लगे कि हाँ, मेहनत इतना अगर कर रहे हैं तो आप लोग उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए ये सवाल अब आप लोग पढ़िए। बहुत प्यारा सवाल है। कहा भाई कि मिश्र धातु मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा सा इशू है यार। मिश्र धातु मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं। ये कहना ये चाह रहा है कि दो प्रकार के मिश्र धातु हैं जिनमें तांबा, जस्ता और निकेल है। दो टाइप के मिश्रण है भाई, कॉपर, जिंक और निकेल का। ठीक है। और इनका रेशियो जो पहला मिश्रण है, फर्स्ट वाला में रेशियो है 3, 2 और 1 का। आगे कहा कि भाई मिश्र धातु दो जो है उसमें ये रेशियो है 5:2 का। फिर आपसे बोला कि 120 केजी मिश्र धातु एक है और 180 केजी मिश्र धातु दो मिलाया जाता है, तो मिश्रण में तांबे की मात्रा ज्ञात करना है। कहा क्या कि 120 केजी आप पहला प्रकार का मिश्र धातु ले लीजिए और 180 केजी आप दूसरा प्रकार का मिश्र धातु लीजिए और इन दोनों को मिलाइए। और जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें तांबा का मात्रा क्या होगा, कॉपर केवल पूछ रहा है कि नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें कॉपर बताइए, तो केवल कॉपर निकाल लेते हैं भाई। तो बताइए पहला जो मिश्रण है इसका टोटल क्वांटिटी रेशियो में कितना है, 3 और 2 5 1 6 यूनिट है। टोटल क्वांटिटी 6 यूनिट है। 6 बराबर 120, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 20। यहाँ पहला में कॉपर का क्वांटिटी 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा फर्स्ट में। अच्छा, सेकंड मिक्सचर का क्वांटिटी 5 4 9, तो 9 यूनिट किसके बराबर, 180 के, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 20। तो भाई यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू 100 केजी हो जाएगा। यानी सेकंड मिक्सचर में कॉपर का क्वांटिटी 100 केजी है। का दोनों को मिलाइए तो पहला में 60 केजी कॉपर है, दूसरा में 100 केजी कॉपर है, मिलाएंगे तो मिक्सचर में कितना केजी कॉपर होगा, 160 केजी। कितना आसान सा सवाल था, ऑप्शन ए। ठीक है। देखिए अब ये सवाल देखने में कितना बड़ा सवाल लग रहा है यार, है कि नहीं। तो इसको बेसिक तो कर ही नहीं सकते हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है तो आसान है बेसिक भी करना। लेकिन हम बोलेंगे आप वैल्यू पुट करके करिए। देखिए इस पूरे फंक्शन के बराबर अगर कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया है बराबर में, तो आप स्वतंत्र हैं, वेरिएबल के जगह अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कुछ भी जो दिल करे बोल लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखना है कि सर ऐसा कोई वैल्यू नहीं रख लेना है ताकि बट्टा में जीरो आए, क्योंकि बट्टा में अगर जीरो आ गया ना तो कोई नंबर है उसके बट्टा में अगर जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर है। तो बस बट्टा में जीरो नहीं आना चाहिए, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर भाई एक्स बाई जेड तीन वेरिएबल है, तो एक्स वाई और जेड कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू। एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो एक्स जीरो बाई जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा बट्टा में। तो ऐसा करते हैं, एक्स जीरो बाई वन ले लेते हैं और जेड का मान दो ले लेते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स बाई जेड में से किसी एक को जीरो रख सकते हैं। हमने एक्स को रख लिया जीरो। अब एक्स जीरो कर दिए हैं तो जहां जहां एक्स है उसको हटा लेते हैं भाई। देखिए एक्स है तो एक्स का वैल्यू जीरो है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। एक्स जीरो है, ये खत्म हो गया। ये अच्छा एक चीज यहाँ देखिए, एक्स जीरो है, एक्स का वैल्यू जीरो, और जीरो गुना कुछ भी होगा तो ये तो पूरा जीरो बनेगा। ऊपर में अगर जीरो आ गया, नीचे कुछ भी रहे तो ये पूरा टर्म जीरो होगा। तो इसको पूरा डिलीट कर दीजिए आप, खत्म हो गया, निकाल दीजिए इसको दिमाग से। कितना मिनिमाइज हो गया डेटा। अब यहाँ एक्स जीरो है तो ये खत्म, एक्स जीरो है तो जीरो गुना कुछ भी जीरो, ये जीरो हो गया। अब इतना आसान सवाल हो गया। सवाल क्या बन गया, आप सिंपल इतना आसान सा कि जेड गुना माइनस बाई का क्यू। ये आपको नहीं लिखना है, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको तो वहीं पे काम कर लेना। और नीचे क्या बच गया, बाई स्क्वायर और प्लस ये वाला तो डेटा डिलीट ही कर दीजिए। अब यहाँ है वाई गुना जेड क्यू और बट्टा में क्या हो गया, जेड स्क्वायर। कितना छोटा हो गया। और ध्यान रखिएगा ऐसा ना कि आप भी बनाने के दौरान ये चीज जो है लिख रहे हैं, हम समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, आप यहीं पे इसको सॉल्व करिएगा। आप बताना जेड का वैल्यू दो है तो दो,
और बाई का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का क्यू 1 ही रहेगा, तो 2 गुना माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, और बट्टा में बाई 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस, यहाँ बाई का वैल्यू भाई 1 है गुना जेड का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, तो ऊपर में तो 8 एकम 8 हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 2 बार में, तो ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, -2 + 2 क्या बन जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, का समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 46 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा सुधार लीजिए, 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है, भाई सेम डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन भी क्लियर है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्षिक चाल ज्ञात करें। अच्छा भाई ये पूछ क्या रहा है, केवल ये देखिए तो सापेक्षिक चाल ज्ञात करना है मीटर पर सेकंड में, सापेक्षिक चाल कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है दोनों गाड़ी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा ये बताना है, कितना आसान सवाल है, पूरे डेटा का कोई जरूरत ही नहीं है भाई, दोनों रेलगाड़ी का स्पीड दिया है, एक गाड़ी 46 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और दोनों का डायरेक्शन क्लियर है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, इनका रिलेटिव स्पीड बताइए, भाई पार कर रही है 36 सेकंड में, क्या कर रही है उससे मतलब ही नहीं है, हमको तो सिंपल रिलेटिव स्पीड बताना है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगा, 46 में से 36 घटाइएगा 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, मीटर पर सेकंड में उत्तर देना है तो 5/18 से गुना कर लीजिए यार, 2 से 5 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा, यानी 25/9 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन है, कितना आसान सवाल था। बहुत बच्चा करेगा कि यहाँ से डिस्टेंस निकालने लगेगा, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर रही है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिलेटिव स्पीड पूछा है, एक गाड़ी का चाल है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ डिस्टेंस क्लियर है सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है, 5/18 से गुना कर लिए, देखिए ये कहा कि भाई 8 के दो क्रमागत गुणज, क्रमागत यानी कि समझते हैं लगातार, दो लगातार मल्टीपल, 8 का दो लगातार मल्टीपल जो है उसका योग 56 है, अच्छा 8 का अगर दो मल्टीपल है तो भाई दोनों नंबर तो 8 से कटेगा ही, मल्टीपल है तो 8 से कटेगा ही, कह रहा है बड़ा वाला गुणज बताइए, तो आप बताइए तो क्या 23 8 का मल्टीपल है, नहीं सर ये खत्म, 32 है, रख लेते हैं, 42 नहीं है सर, 24 है, अब भाई ये दो ऑप्शन हो गया, बड़ा मल्टीपल पूछ रहा है तो अगर आप मान लेते हैं बड़ा मल्टीपल 8 है तो आप लोग जरा सोच कर बताइए छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो भाई दो लगातार 8 का मल्टीपल लिख रहे हैं, जैसे 8 लिखिएगा तो 8, अगला मल्टीपल 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस तरीके से, समझ रहे हैं ना बात, यानी 8 का जब मल्टीपल लिखेंगे तो गैप भी तो 8 है 8 का ना होगा, अगर बड़ा वाला मल्टीपल 32 है तो क्रमागत यानी लगातार जस्ट इससे पहले वाला मल्टीपल इससे 8 कम होगा, 8 कम होगा या नहीं होगा, मान लीजिए ये 24 है तो जस्ट इससे पहले वाला मल्टीपल क्या होगा, तो 24 से सर 8 कम होगा, अगर ये 16 है तो 16 से जस्ट पहले का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 कम होगा, यही तो 8 का मल्टीपल लिखेंगे तो गैप 8 का होगा, तो अगर ऑप्शन से बड़ा मल्टीपल आप 32 मानते हैं तो छोटा वाला इससे 8 कम होगा, यानी कितना होगा 24, अब इन दोनों को जोड़कर देखिए क्या 56 हो रहा है, यस सर 24 + 32 56 होता है, यानी ये सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन, ठीक है बात। अब देखिए जैसे अगर आप बेसिक बनाना चाहते हैं तो मान लेते हैं x का पहला मल्टीपल, सॉरी 8 का पहला मल्टीपल x है, अगला मल्टीपल क्या होगा, तो इससे 8 ज्यादा होगा सर, x + 8 होगा, और इन दोनों का योग सवाल में दे रखा है कितना 56, बताइए 2x बराबर क्या होगा सर, 8 उधर जाके घटेगा 48, अब 2 से काटिएगा सर तो x का वैल्यू 24 जाएगा, यानी x 24 है तो छोटा मल्टीपल 24, बड़ा मल्टीपल x + 8 है तो 24 + 8 क्या हो जाएगा 32, ठीक है, और बड़ा मल्टीपल पूछा है यानी कि 32 हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई, सब बहुत अच्छा सवाल है ये, देखें यार ऐसे सवाल को अगर आपका बेसिक सही है, प्रॉपर्टीज वगैरह आप मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं सब, तो ये सवाल आप बहुत जल्दी कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड में, नहीं तो आपको समझिए ये सवाल करने में
मतलब 1 मिनट सब समय लग ही जाएगा, बहुत लोग तो छोड़ ही देगा। देखिए जबकि उतना मुश्किल नहीं है ये सवाल करना। देखिए जैसे कहा क्या कि कॉट है, हम लिख देते हैं ये है कॉट थीटा। अच्छा आप इसको सॉल्व करेंगे तो बट्टा में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस वन, और यहाँ है कॉसेक थीटा प्लस वन। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉट थीटा, आप लोग को पता होगा कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो बट्टा में यहाँ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। हो जा रहा है यार। ऐसे तिरछा ही लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे ये है कॉट थीटा, ठीक है, और यहाँ बट्टा में हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा ऊपर में क्या होगा, जब इसको क्रॉस करिएगा तो यहाँ भाई हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस वन, और ये जब इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस वन। तो माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस जरा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला चीज साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, तो भाई साइन थीटा एज इट इज रख लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या वन बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, क्रॉस करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में ये साइन थीटा रहेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखिए कॉस थीटा माइनस सेक थीटा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चाहे नहीं समझिए। ये है कॉस थीटा माइनस सेक होता है वन बट्टा कॉस थीटा, क्रॉस करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और बट्टा में कॉस थीटा। अब आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोशिश कर लीजिए, देख लीजिएगा, देखेंगे क्या समझ लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा भाई माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कॉस थीटा। देखिए अब ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब एक ठो कॉस से ये एक ठो कॉस कटेगा, एक ठो साइन से यहाँ एक ठो साइन कट जाएगा, ऊपर में क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। काम खत्म हो गया यार, अब समझिए आगे। देखिए एक ठो कॉट थीटा से एक कॉट थीटा कटेगा, हाँ या ना सर, कट जाएगा तो दो। अच्छा कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं दो बट्टा साइन थीटा, हाँ या नहीं लिख सकते हैं सर, इनटू नीचे एक कॉट बच रहा है ना, तो कॉट को आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आई देखिए कॉस से ये कॉस कट जाएगा, साइन से ये साइन कट जाएगा, ऊपर में क्या बच गया दो, और यहाँ क्या है ये साइन थीटा, साइन थीटा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। देखिए 6 नंबर क्या है, का भाई ए और बी एक व्यवसाय में समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में पैसा निवेश करता है। ए और बी जो है 7:8 के रेशियो में पैसा निवेश करता है समान समय के लिए। अच्छा समान समय का मतलब क्या हुआ सर, अगर टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में वो पूंजी के रेशियो में डिवाइड करेगा। भाई अगर इक्वल टाइम के लिए आप दो पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे तो कैसे पैसा बांटेंगे, जो आदमी ज्यादा पैसा लगाएगा वो प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा लेगा, कम पैसा लगाएगा तो प्रॉफिट में कम हिस्सा लेगा। अगर टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट के रेशियो में ही ला जो सॉरी पूंजी के रेशियो में, पूंजी के रेशियो में ही लाभ का बंटवारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। अब आगे कहा क्या, देखिए यहाँ कुल लाभ का जो है 7% दान में जाता है, और लाभ में ए का हिस्सा 12,600 है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है। अच्छा भाई अगर 7% पैसा जो है ये लोग डोनेट कर देता है, जितना प्रॉफिट हुआ ना में 7% डोनेट कर दिया, तो आपस में बांट लिया होगा क्या परसेंट, 93%। और इस 93% में अगर पूछे आपसे ए का हिस्सा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ए का हिस्सा होगा 7। टोटल कितना में, तो 8 और 7 15 बट्टा में आ जाएगा। ए का प्रॉफिट आ गया ये, लेकिन ए को प्रॉफिट हुआ है कितना, 12,600। क्या का कुल प्रॉफिट ज्ञात करना है, कुल प्रॉफिट कहने का मतलब आपको 100% का वैल्यू बताना है, यही ना। तो देखिए अब यहाँ से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 अठी 56, 1800। 3 से काटिएगा 31 बार में, 3 से काटिएगा ये 6 बार में,
अब थोड़ा मौखिक करिए, ये 15 उधर जाएगा तो 15 छक 90 पर 2 जीरो, और बट्टा में 31 आ जाएगा। यस सर, 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा ये यार आपको, तो ये हो गया 9000 और 2 जीरो और लगा लीजिए, और इसको 31 से डिवाइड करिए, तो 31 ना 62, 8 31 9 बार में लगेगा तो 9 तिया 27, एक बच गया भाई, फिर जीरो उतरा, भाग नहीं लगा जीरो, फिर एक जीरो, 31 तिया। क्या इतना से क्लियर हो रहा है? कोई ऑप्शन देखिए तो 2903 कहीं है, ये दोनों तो खत्म ही है। यहाँ है 290 के बाद 2 है, यहाँ है 290 के बाद यहाँ 3 है, यानी ऑप्शन नंबर पूरा डिवाइड भी नहीं करना था। देखिए का यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल है, कह क्या रहा है कि भाई ये जो समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल जो हैं वो ए और बी है। ए और बी मतलब जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर एक्स का जो दो वैल्यू आएगा नहीं, उसमें एक वैल्यू ए रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वैल्यू को बी रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल ये कह रहा है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लीजिए ऐसे, आप सबको पता ही है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका। तो आप ऐसा दो नंबर सोचिए तो जिसको गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर 5 हो, ऐसा दो नंबर कौन है? तो आप बोलेंगे सर 4 और 1, ठीक है। 4 गुना 1 4 होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो x का जब वैल्यू आप लिखेंगे तो जो भी यहाँ फैक्टर है उसका साइन चेंज कर लीजिएगा, +4 है तो एक वैल्यू हो जाएगा -4, दूसरा 1 है तो -1 हो जाएगा, +1 है तो -1। इसी में x का जो दो मूल आया ना, दो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ये दो मूल हैं, इसमें कहा कि भैया एक a है और दूसरा मूल जो है ये b है, ठीक है। यानी a और b का वैल्यू पता कर गए। अब a क्यूब पूछा है तो -4 का क्यूब करिएगा तो -64, और -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, और नीचे ए स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, चूंकि माइनस के पावर जब इवन नंबर है तो प्लस हो जाता है, और -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और ये माइनस का 4, तो ऊपर है भाई -65 और नीचे 15, 15 16 और एक 17 में से 4 जाएगा 13, 13 से काटेंगे 5 बार में, 13 पचे 65 यानी -5, ऑप्शन ठीक है। देखिए इसको कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लाभ का मान को दर्शाता है जो दिए गए मान, लगभग लाभ नहीं मान है, लगभग मान को रिप्रेजेंट करता है जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह यानी वाट के स्थान पर आएगा। भाई लगभग मान आपको बताना है, तो लगभग मान जब बताना है तो आप यहाँ पे अप्रॉक्स यूज कर लीजिए, जैसे 20.01% है, का लगभग वैल्यू 20% ही रहेगा, आप सबको पता ही है। जैसे मान लीजिए 20.01 है, तो भाई डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है ना, अगर ये 5 या 5 से छोटा, सॉरी 5 से छोटा है तो इंटीजर 20 ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही रहता 20.53 रहता तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट 5 या उससे बड़ा रहेगा ना, तो जस्ट अगला इंटीजर ले लेना है, यानी 21। मान लीजिए यहाँ होता 20.7 9 8 कुछ भी रहेगा, अब लगभग वैल्यू लिखेंगे तो ये देखिए तो 5 से बड़ा ना है, तो अगला इंटीजर यानी 21 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 20 हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा ये देखिए तो 320.02 है, तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है तो 320 ही रहेगा, और प्लस यहाँ 121.99 है तो 5 से बड़ा है ना, तो अगला इंटीजर 122 लीजिए। अब भाई आपको पता ही है परसेंट से सर 2 जीरो उड़ा दीजिए, 32 दूना 64, 64 अगर 122 में जोड़िएगा तो 186 होगा, ऑप्शन नंबर क्लियर। चलिए ये देखिए, अब इसको समझना है, नहीं अगर लैंग्वेज समझेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने के बाद 5 15 और 35 से विभाजित करने पर शून्य जो है शेषफल प्राप्त होना है। कहा कि भैया वह नंबर बताइए, जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, कहा कि भाई इस नंबर का वैल्यू बताइए क्या होगा। अगर आप इस नंबर को 3 गुना करिएगा ना, और 3 गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, इस रिजल्ट को अगर हम 5 15 और 35 से डिवाइड करें तो ये नंबर इन सब से पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए।
फिर से समझिए क्या बोला। कहा कि भाई कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। अब हम इस नंबर का अगर 3 गुना कर देंगे, 3 गुना करने पर कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। अब कहा ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट जो है अपना 5, 15 और 35 से ये रिजल्ट पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो भाई 5, 15, 35 से कटने वाला नंबर यानी 5, 15, 35 का एलसीएम, तो 5, 15, 35 का एलसीएम लेंगे तो 105 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो नंबर क्या होगा, तो नंबर का 3 गुना अगर 105 है, तो 105 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 35, यानी कि अपना जो नंबर होगा ये 35 होगा। ठीक है बात। ऑप्शन नंबर ए। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो बताइएगा, नहीं होगा दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कहा एक व्यापारी पर एक साहूकार का 1 वर्ष में दे 9,000 बकाया है। जैसे मान लीजिए आप मतलब साहूकार हैं, हम व्यापारी हैं, तो हमको जो है 1 साल बाद 9,000 रुपया आपको देना है। नहीं समझे आप, छोड़ दीजिए ये सब, मेरा आपका कहानी हटाइए। काश एक व्यापारी है, उसको साहूकार को 1 साल बाद दे राशि है जो बकाया दे है वो 9,000 है। कहने का मतलब हुआ 1 साल बाद 9,000 चुकाना है, यानी ये अमाउंट है, ये 9,000 रुपए मिश्रधन है कि 1 साल बाद आपको 9,000 रुपए देना है। लेकिन कहा कि व्यापारी जो है, ये देखिए यहां से कहा कि लेकिन व्यापारी 4 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ब्याज का जो दर है ये 6% एनुअल है, 6% वार्षिक है, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। भाई आप एक चीज बताइए, आपको 1 साल बाद 9,000 रुपया देना है, आप चाह रहे हैं कि नहीं सर हम 4 माह में ही अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, तो कितना पैसा हमको चुकाना पड़ेगा ये जरा बता दीजिए। तो हम बोले कि भाई देखिए रेट तो 6% वार्षिक है, यानी 1 साल में आपको ब्याज देना है 6%। ठीक है, तो 6% अगर ब्याज दीजिएगा और प्रिंसिपल 100% है, यानी 1 साल बाद आपको चुकाना पड़ेगा 106%। तो आप बोलेंगे सर बात तो ठीक है, लेकिन अमाउंट देना कितना है, 9,000 रुपया, और परसेंट में ये कितना देना है, 106%। क्यों, 6% इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल, तो 1 साल में 106% देना पड़ेगा, तो 106% का वैल्यू है 9,000 सर। लेकिन आप बोले कि सर हम 4 माह में ही लौटा देंगे पैसा, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो 6% जो इंटरेस्ट लगेगा सर वो 1 साल यानी 12 महीने का है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट है 6%, 1 महीने का कितना, 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और 4 महीने के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, यानी 4 महीना के लिए रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 2%, प्रिंसिपल है 100%, यानी कि आपको चुकाना पड़ेगा 4 माह में कितना, 102%। अर्थात 102 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। 1 साल बाद अगर पैसा चुकाएंगे तो कितना परसेंट आपको लौटाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 6% 1 साल का इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल 100% है सर, यानी 106% देना है। क्लियर है बात इतना। लेकिन अगर हम 4 माह में ही पैसा लौटा दें तो 4 माह के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 2%, 100% प्रिंसिपल है, यानी पेमेंट करना होगा 102%। बस यही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसको काटिएगा, 2 53 बार में कट जाएगा, और 2 काटिएगा तो ये 51 बार में कटेगा, यानी कि पहले लगाइए फिर 9, और 9 × 5 = 45, और बट्टा में 53 है, 53 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है यार। 459,000 तो आप 53 से डिवाइड करिए, 53 से डिवाइड करेंगे, सब लगभग क्लोज ही ऑप्शन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 8 से, 8 × 3 = 24, तो 8 × 5 = 40 और 2 = 42, बच गया भाई कितना, 5। क्लियर है बात। अब आगे से एक जीरो उतारिए, फिर 6 बार में लगाइए, तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, यहाँ 3, फिर एक जीरो करेगा भाई, फिर 6 बार में लगा लीजिए, 318, बच गया 2। ठीक है, फिर एक जीरो करेगा, भाग नहीं लगेगा, भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा भाग, भाग नहीं लगेगा ना, तो एक जीरो और लगा लेंगे, तो अब कितना बार में लगेगा, 5 × 5 = 25, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 और 1, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 है, 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं 3 बार में कर, 3 बार में, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 1,
5 यानी 4 यानी 41। अब आगे पॉइंट के बाद भाग लगाएंगे तो जरूरत नहीं है। 8663 कहीं है? 8663 ये तो होगा नहीं, 86 ये तो कम ही है, ये तो और भी ज़्यादा है। उस कौन है ज़्यादा? ऑप्शन ए। ठीक है, 8654 यहाँ 8663 है, तो ऑप्शन ए लगभग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ने का एक व्यक्ति ने किताब पर 16% पैसा खर्च किया है। ठीक है, शेष में से उसने यात्रा और ट्यूशन पर 4 और 3 के अनुपात में खर्च किया। देखिए, किताब जो है, किताब पर आप 16% पैसा खर्च कर दिए हैं किताब पर, तो बताइए तो शेष पैसा कितना बच गया? आप बोलेंगे 84% पैसा बच गया। और इस 84% को जो है भाई, आप यात्रा यानी कि ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फीस दिए हैं। यात्रा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है और ट्यूशन फीस, ट्यूशन है ऐसे लिख देते हैं हिंदी में। यात्रा, यात्रा पे और ट्यूशन किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। भाई 4 और 3 7 यूनिट बराबर कितना है? 7 यूनिट बराबर 84, 1 यूनिट बराबर 12, तो 4 यूनिट बराबर 48% और 3 यूनिट बराबर 12 तिया। ठीक है, अब जबकि ये मेंटली करना था, इतना लिखना नहीं था। जैसे 16% किताब पे खर्च कर दिए तो बचा सर 84%। अब 84 को 4 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 84, 4 और 3 7, और 4 का वैल्यू क्या होगा? तो 12 सत्ते 84, 48 हो गया। तो भाई 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का वैल्यू होगा सर 36%। ठीक है ना? लेकिन हम लिख दिए ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। आगे कहा यदि यात्रा और ट्यूशन पर खर्च किए गए धन का अंतर 1224 है। 1224 का जो डिफरेंस है यात्रा और ट्यूशन पे खर्च किए गए धनराशि का डिफरेंस है, तो यात्रा और ट्यूशन पे जो खर्च किए उसका डिफरेंस परसेंट में कितना है? 12%। और पूछा है उसकी इनकम यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा। 12 से एक बार 0, 12 दूना यानी 10,200 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। कितना आसान तरीका है, देखिए करना है भाई। यहाँ भी फंक्शन के बराबर कुछ नहीं दिया है, यहाँ केवल एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? ज़ीरो ले लेते हैं एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू अगर ज़ीरो लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। जीरो नहीं, 1 लेते हैं, एक्स का वैल्यू 1 लीजिए। तो 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये है -10। तो 1 का 3, 4 - 10 क्या हो जाएगा? -6 बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 - 25 -24। भाई यहाँ 1 और ये है 3 और ये 2, तो 3 2 5 और 1 6 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 - 4 -3 हो जाएगा। यहाँ 1 + 2 कितना? 3, तो 1 × 3 3, और बट्टा में 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 1 2, 4 और 2 ये हो जाएगा यार। कितना हो जाएगा? तो ये काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 × 4 = 1/4। ना ये काटिएगा तो ये -2 हो जाएगा, और गुना इसको काटेंगे तो ये 1/2 कट गया, ये -1/4 आ गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में एक्स का वैल्यू रखने पर -1/4 आता है। तो यहाँ अगर एक्स का वैल्यू रखिएगा तो 101 लिए हैं, और नीचे 1 में से 5 घटाइएगा तो -4, तो ये -1/4 हो रहा है, यही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये 1 - 5 -4/1 -4, ये होगा नहीं, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना? चलिए देखिए, देखिए कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 है और इसका विक्रय मूल्य है 1420। अंकित मूल्य 1820 और इसका जो सेलिंग प्राइस है ये है 1420। कहा है कि भाई छूट का प्रतिशत बताइए। परसेंट में रेशियो पूछा है, परसेंट में मतलब रिजल्ट पूछा है, तो रेशियो ले लेते हैं। अब इसको काटिएगा तो देखिए 0 से 0 काट दिए, कितना डिस्काउंट दिए? 182 के चीज़ अगर 142 में बेचे हैं तो डिस्काउंट कितने का दिए हैं? 40 का। भाई 40 का पता नहीं यार, पे पढ़ाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हमको महसूस होता है। बात नहीं, देखिए यार 182 पर 40 का डिस्काउंट, 182 पर परसेंट 100। अब इसको अगर काटिएगा तो 2 से काट लेते हैं 20 बार, और 2 से काटिएगा भाई तो ये कटेगा 91 बार में। अब 91 से 100 ऑप्शन
सर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये 2,000 है और बट्टा में कितना है, 91। अब डिवाइड करिएगा 91 से 2,000 को। तो 91 से काटिए तो भाई मेरे 2 बार में लगेगा, 2 हम 18, बचा 8, एक कटकुट। अब ये लगेगा भाई 1 बार में, 21। 21 के आसपास ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब तो बहुत दूर है। 21 यानी कि 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग 22 हो जाएगा। देखिए, का 30 विद्यार्थियों वाली एक क्लास ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। इनमें से 18 विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत 90 है। देखिए भाई, 18 विद्यार्थी जो है, इसका एवरेज है 90। 30 में से 18 विद्यार्थी का एवरेज 90 है, तो बच गया बाकी 12 बच्चा, और 12 बच्चा के अंकों का औसत 80 है। तो कहा पूरे क्लास का औसत। देखें, एवरेज निकालना है तो रियल नंबर का यूज नहीं है, आप इस नंबर का रेशियो ले लीजिए। 6 से काट दीजिए 3 बार, 6 से काट दीजिए 2 बार, यानी कि भाई 3 बच्चे का एवरेज 90 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 270। यहाँ 2 बच्चा का एवरेज 80 है, तो टोटल हो जाएगा 160। यानी टोटल नंबर इतना, एवरेज निकालना है तो 3 और 2 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए। ये 0, 7 6 13, 3 और 1 4, बट्टा 5, 5 से 8 बचे 40, 5 36, यानी 86। ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखिए, ये अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिए इसको, का त्रिभुज है ए बी सी, एक ट्रायंगल है भाई ए बी सी। ए, ये है आपका बी, और ये सी। कहा भाई यहाँ पे कि डी पर एडी लंब बीसी है। एडी जो है लंब किस पर है, बीसी पर। एडी लंब है बीसी पर, यानी बीसी पर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर डी। और कहा एडी जो है लंब है बीसी पर, एडी लंब बीसी, यानी ये लंब है। लंब है यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये सिंबल बनाना नहीं भूलिएगा, ये 90। ठीक है बात। अब आगे कहा भाई कि ई जो है बीई लंब एसी है, यानी बीई जो है एसी पर लंब है। बीई किस पर लंब है भाई, एसी पर। बीई लंब है एसी पर, तो यहाँ बी, ये है बीई, एसी पर लंब है। लंब है यानी कि ये 90 हो जाएगा। जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और आगे कहा एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट करती है, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहा आगे बी एफ बराबर ए सी है। बी एफ यानी ये वाला चीज, यहाँ से यहाँ ये बी एफ, और ये पूरा ए सी जो है, ये पूरा ए सी बराबर है, ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये वाला केवल बी एफ, ये, और पूरा ए सी दोनों का लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। अब आगे इसने क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताइए। देखिए जरा, एक चीज बताइए भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी ये 90 होगा। ठीक है। अच्छा, ये एंगल क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे सर अल्फा। और आप सबको पता है दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, और ये आपस में बराबर। ये अल्फा अगर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। क्या बात। आप बताइए, तो ये एक 90 है, तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा भाई, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 90 माइनस अल्फा। इधर निपटा दिए। अब यहाँ आ जाइए, इस ट्रायंगल में देखिए, क्या 90 होगा ये, सर होगा। अच्छा, ये एक ठो 90 है, तो ये दोनों जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। हो जाएगा कि नहीं सर, हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, जैसे इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसमें भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है,
ये 90 माइनस अल्फा है, बाकी जो ये तीसरा बच गया ये क्या हो जाएगा, तो सर ये 90 है। तो इन दोनों का योग जो होगा सर, इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। एक 90 माइनस अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो हो गया काम अपना। अब दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना है, क्योंकि सब जगह ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी ए डी है। एक ट्रायंगल सी ए डी तो हर जगह है ही। मान लेते हैं यहाँ सी देख लेते हैं। तो आप बताइए बड़ा वाला ट्रायंगल जो सी है, ये बड़ा ट्रायंगल है सी ए डी, और एक छोटा ट्रायंगल है। कंपैरिजन करना है इन दोनों में, बड़ा ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल में। तो बड़ा ट्रायंगल का जो सी कौन है, अल्फा है, तो छोटा वाला में अल्फा कौन है, एफ है। तो ऐसे लिख देते हैं, सी के बराबर एफ हो जाएगा। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला सी ए डी है ना, ए डी, ए बड़ा वाला में ए कोण कितना है, एंगल ए कितना है, 90 माइनस अल्फा। एंगल ए 90 माइनस अल्फा। तो छोटा वाला में 90 माइनस अल्फा कौन है, बी है। ए जो है किसके बराबर है, बी के। बाकी ए को बच गया, बड़ा वाला एंगल का ये, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये एंगल डी है, छोटा वाला का भी यही डी 90। देखिए ना, बड़ा वाला का ये 90 है, छोटा वाला में भी इधर यही एंगल 90 है। तो यानी कि ये ट्रायंगल सी ए डी जो है, ये सर्वांगसम होगा ट्रायंगल किसके, एफ बी डी के। कहीं कोई देखिए ऑप्शन है सी ए डी और एफ बी डी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखिए आगे का, 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी काम को 5 दिन में। कितना आसान है, 3 मैन अगर काम करे तो काम को कर देगा 6 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। और 6 वोमेन अगर काम करेगी तो काम कर देगी 5 दिन में। भाई दोनों टोटल वर्क है आपस में बराबर, 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ से मैन और वोमेन के एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 5:3। अब सवाल क्या पूछा यहाँ से देखिए, कहा भाई कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष, तो पहले भाई टोटल वर्क क्या है ये निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं से निकाल लेते हैं। तो मैन 3 है, सॉरी 5 है, तो 5 गुना यहाँ 5 लेंगे तो 5 तिया 15, 15 छक 90, ये टोटल वर्क 90 है। अब कहा ये टोटल वर्क जो है, अगर सर 5 मैन करे और 3 मैन करे कितना टाइम लगेगा। अच्छा भाई, एक मैन का क्षमता 5 है, तो 5 मैन 3 मैन का कितना हो जाएगा, 15। सर एक ओमैन का क्षमता 3 है, तो 5 ओमैन का क्षमता क्या हो जाएगा, 15। यानी 5 ओमैन और 3 मैन मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम निपटा देगा ये लोग, 30 काम। और करना है 90 काम, तो 30 से डिवाइड करिए, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 30 या 90 यानी कितना दिन लगेगा, 3 दिन। चलिए नेक्स्ट। कहा यदि दो समानांतर रेखाओं को, क्या कहा भाई, दो समानांतर रेखा है, जैसे भाई एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो काट रही। अब कहा एक ही और स्थित दो बाह्य कोणों का अनुपात 7:5 है। कहा तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित दो बाह्य कोण, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, जैसे ये कोण लिए और ये कोण, ये ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल तो बाह्य कोण ही हुआ। लेकिन अगर ये दोनों लाइन देखेंगे तो ये अंतः कोण हुआ है कि नहीं, इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में ये अंतः कोण है। और ये अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण है, बाहर में है। अरे भाई ये लाइन है, अब लाइन के इधर एक कोण है तो दोनों एक ही तरफ लेना है, तो ये बाहर ही हुआ, बाह्य कोण हुआ। अब कहा कि भाई इनका रेशियो 7 और 5 है, ये है 7 यूनिट और ये है 5 यूनिट। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि सर दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही ओर के बने अंतः कोण का जो योग होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 7 और 5 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 180। 1 यूनिट बराबर भाई 15, 1 यूनिट 15 है। तो कहा है कि दोनों कोनों में से बड़ा कोण छोटे से कितना ज्यादा है, तो ये बड़ा कोण 5 से कितना ज्यादा है, तो सर 7 जो है 5 से 2 ज्यादा है, तो 1 यूनिट बराबर 15, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो, ऑप्शन नंबर, ठीक है।
ये कहा किस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। देखें ये चीज क्वाड्रेटिक के मूल जो रियल हैं या फिर मान लीजिए इमेजनरी है या इक्वल है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके डिस्क्रिमिनांट पे, जिसको विवेचक बोलते हैं, या इसी को विवितकर भी बोला जाता है। ठीक है, विवेचक या विवितकर इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो डी बराबर होता है भाई क्या, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, तीन केस है, तीनों ध्यान में रखना कि भाई अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा होगा ना, तो के मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। दूसरा है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा कहने का मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। और आप सबको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a। तो भाई अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होगा, यानी यहाँ रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू होगा, और रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो इमेजनरी होता है, काल्पनिक होता है, आप सबको तो पता ही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा है तो अवास्तविक हो, यानी इमेजनरी काल्पनिक हो। तीसरा कंडीशन है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो के बराबर है, समान। ये तीन चीज ध्यान में रखिएगा, कई बार तो सवाल डायरेक्ट यही पूछ देता है कि विवितकर का मान क्या होगा, तो सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए इन सब का, आप देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो रहा है जरा बताइए। तो बी का वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16, -4 ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए होता है कुछ नहीं यानी कि 1 है, और सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट है माइनस का 3। ये 16 प्लस 4 गुना 3 12, 16 और 12 28 हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो गया। अरे भाई इसका वैल्यू अगर 28 है, जीरो से बड़ा ही हुआ ना। और अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। पर पूछ रहा है कौन वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है। इसको देख लीजिए, यहाँ बी स्क्वायर -7, तो -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4ac, ए का वैल्यू 4 है और ये का वैल्यू 1 है, तो 4 गुना 1 और गुना कांस्टेंट 5 है, तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा। 49 में से 20 घटाइएगा 29, ये भी पॉजिटिव यानी ये भी रियल है। अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4b स्क्वायर, तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, -4 ए का वैल्यू है 6 और ये है, तो 196 माइनस 9 6 54, तो 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, नहीं आएगा, ये निगेटिव आएगा, यानी ये वास्तविक नहीं है। ये कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे बात को। चलिए देख, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है भाई। ये इसमें के का वैल्यू निकालना है, लगभग मान है क्या, नहीं, यानी कि पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेसिमल में रिजल्ट दिया तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले इधर निपटा देते हैं दाएं साइड। ये क्या है भाई, 3 घटाइए 0, 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 5 घटाइएगा कितना बचेगा, ये 9 हो जाएगा, और 11 है तो ये 10.910, 10.91। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, और प्लस का इधर के है। अब सारे बाएं साइड वाला को निपटा लेते हैं, तो 1.345 है, यहाँ है भाई 13.45, फिर है 0.1354, और ये 0.0596। जोड़ लीजिए, 6 4 10, 5 5 10, 9 19, 1 20, हाथ में 2, 5 4 9, 9 3 12 5 17, 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 और 1 13 और 1 14, और ये 10.910 इधर आके घट जाएगा। 10.910 माइनस कर लीजिए 8, ये 4, तो 4.0, ए का वैल्यू 4.0 एग्जैक्ट वैल्यू था, बताना आपको।
ये देखिए त्रिभुज के भुजा की माप है 10 12 14, तो एरिया क्या ये ट्रिपलेट है? आप बोलेंगे नहीं सर साफ दिख रहा है ये ट्रिपलेट नहीं है, 10 12 और 14 ट्रिपलेट नहीं है। एरिया निकालना है तो एस वाला नियम से निकालते हैं। एस पहले निकालिए। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। में बोलते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होगा? 10 12 22 और 14 36 का आधा 18, तो एस 18। अब एरिया अगर निकालना है तो एरिया होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। 18 में से 10 गया 8, इंटू एस माइनस बी 18 में से 12 गया 6, एस माइनस सी 18 में से 14 गया 4। अब इस 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 9, 60 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, इस 6 को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, रहने दीजिए। अब ये 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा बाहर है तो ए को 2 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो, और यहाँ भी 4 है तो, और अंदर बच जाएगा 6। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि 24 ऑप्शन ठीक। देखिए अब भाई एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और उसने प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में होना चाहिए, 5 टुकड़ों में काटना है। अच्छा 1 मीटर, प्रत्येक मीटर मतलब 1 मीटर कपड़ा के 5 टुकड़े बनाने हैं। अच्छा भाई 1 मीटर से अगर 5 टुकड़ा बनाना है तो आपसे पूछ रहा है कि उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 1 मीटर से 5 टुकड़ा तो 22 मीटर से 22 बचे 110 टुकड़ा, यानी ऑप्शन डी। ये देखिए कहा 5,000 की एक धनराशि को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग को 5% साधारण ब्याज के दर पर बैंक ए में जमा किया और दूसरे भाग को 10% एनुअल साधारण ब्याज के दर पर बैंक बी में जमा किया है। यदि प्राप्त कुल ब्याज वार्षिक ब्याज है 325, यानी एक साल का ब्याज 325 है, तो ऐसे सवाल में एलिगेशन लगा लेते हैं। कहा ए बैंक ए में 5% के दर से निवेश किया और बैंक बी में जो है उसने 10% के दर से निवेश, और दोनों को मिलाकर जो है एक साल में उसको ओवरऑल ब्याज कितना मिला है? 325। एक साल का ब्याज है 325 और ये ब्याज किस पर मिला है आपको? 5,000 रुपए पर। परसेंट तो 100 से गुना भाई, को जीरो से काट देते हैं। 25 से काटिएगा तो 25 से कम 25, 25 या 75, अब 25 गुना 50, 13/2 यानी कि 6.5% है कि नहीं। अब भाई इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे तो 3.5 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के अंतर को यहाँ पे लिखिए तो 1.5 होगा। 5 से काटिएगा 7 बार में और 5 से काटिए तो ये 3 बार में, 7 और कहा बैंक ए में जमा की गई राशि, तो बैंक ए में जमा किया कितना? 7 यूनिट, यानी आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। का एक बस एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर बराबर के गति से टी मिनट में तय करती है। ऐसा सवाल पहले बहुत आप किए हैं, लेकिन थोड़ा सा केवल डेटा इस तरीके से दे दिया है, वेरिएबल यहाँ पे लगा दिया है सवाल में ना, इस वजह से कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। का एक बस एक निश्चित दूरी को 45 के गति से जाता है। जैसे कह क्या रहा है कि भाई मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, आप इसको 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है डी निकालना, मान लेते हैं डी, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए हैं ना आप, तो आपको समय लगा है टी मिनट। कितना मिनट समय लगा है? टी मिनट। और एक बाइक समान दूरी को 54 के गति से T-40 मिनट में, और कहा एक बाइक जो है इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है भाई, वो कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। अच्छा दोनों तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई, बस भी वही डी किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, अलग बात है उसका चाल है 45, बाइक भी वही डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बाइक का स्पीड है 54। तो इस वजह से जो टाइम पहले बस को टी मिनट लगता था, बाइक को समय लगा है T-40 मिनट। यही दो कहानी है। तो कहा बस द्वारा तय की गई दूरी, तो भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बस और बाइक जो है दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
बस का चाल 45 है, टी मिनट समय लगा है ट्रेवल करने में, बाइक का स्पीड 54 है, समय लगा है टी माइनस 40 मिनट। तो ऐसा सवाल आप लोग किए हैं कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है और दोनों द्वारा तय करने में लिए गए समय का अगर आपको डिफरेंस मालूम है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस S1 गुना S2, यानी कि एक का चाल है 54, दूसरा का चाल है 45, दोनों के चाल का प्रोडक्ट बट्टा में चाल का डिफरेंस 9 हो जाएगा, इनटू टाइम का डिफरेंस। यहाँ देखिए तो एक को टी मिनट समय लग रहा है, दूसरा को टी माइनस 40 मिनट समय लग रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कै मिनट का हुआ? तो आप बोलेंगे सर 40 मिनट का डिफरेंस है, मिनट को आवर में लेकर आइए 60 से गुण करना ही नहीं था, आपको यहीं पे समझ जाना था कि भाई एक 45 के स्पीड से जा रहा है तो समय लग रहा है टी मिनट, और वही समान दूरी को दूसरा 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो टी माइनस 40 मिनट लग रहा है। तो टी और टी माइनस 40 का डिफरेंस कितना है? अरे भाई मान लीजिए ये टी है और ये टी माइनस 40 है, आपके पास टी का वैल्यू मान लीजिए 100 है, तो यहाँ 100 में से 40 घटेगा, कितना आएगा? 60 आएगा, तो 60 और 100 का डिफरेंस कितना? 40 हुआ। अब यहीं पे डिफरेंस देखिएगा तो ये टी है और ये टी से 40 कम है, तो डिफरेंस तो 40 का ही होगा ना, तो डायरेक्ट कर लेते आप। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए इसको काटेंगे तो काटिएगा तो 9 से 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये 10 बार में, जीरो से ये जीरो, 45 चौक 180 का बस द्वारा तय की गई दूरी 180 की, बाइक द्वारा भी तय की गई दूरी तो 180 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना, बेस दिया है, हाइट दिया है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिएगा, गुना भागा थोड़ा करना ये भी आप कर लेंगे। समानुपात का केस है भाई, यहाँ पे दो बिंदी लगा हुआ है, कितना बिंदी है? ये दो बिंदी है, ये समानुपात का केस है, और समानुपात का केस होता है तो आप सबको पता क्या हो गया है भाई, समानुपात का केस है तो क्या होगा? इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि 3 गुना 8 24 जो है 12 गुना एक्स के बराबर होगा, 12 दूना 24, एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये देखिए ये सवाल भी अच्छा है यार। का एक नौ धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा के डायरेक्शन में 120 किलोमीटर दूरी x घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल 180 किलोमीटर की दूरी x प्लस 5 घंटे में तय करती है, यदि 9 28 घंटे में शांत पानी में 700 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये देखिए तो 9 कहा, यहाँ देखिए 28 घंटे में शांत पानी में 700 किलोमीटर दूरी तय करती है। अच्छा, शांत पानी में, शांत जल यानी स्टील वाटर में अगर आप 28 घंटा में 700 किलोमीटर चल रहे हैं तो ये तो बोट का ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा ना, बोट का ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा कि भैया हम 700 किलोमीटर 28 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 28 दूना 56, 28 पचे 140, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर, ये बोट का स्पीड हो गया इन स्टील वाटर, शांत जल में। अब ऊपर वाला लाइन देखिए, धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर जा रहे हैं, भाई धारा के डायरेक्शन में जाइएगा चाल बढ़ जाएगा, यानी बोट प्लस वाटर, बोट का चाल है 25, वाटर का चाल डब्लू मान लेते हैं, और टाइम लगा है कितना? एक। पहला क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट का 180 किलोमीटर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में गए, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। भाई 180 किलोमीटर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, चाल घट जाएगा, यानी 25 माइनस डब्लू, और टाइम जो लगा है ये कितना लगा है? x प्लस 5 घंटे। और आपसे बोला है कि बताइए प्रति घंटे में धारा की गति का दोगुना क्या होगा? ये ध्यान दीजिए, प्रति घंटे धारा के गति का दोगुना क्या होगा, दोगुना पूछा है, यानी कि वाटर का जो भी स्पीड है इसका दोगुना क्या होगा, ये बताना है। तो आप बताइए, अब ये दो ठो इक्वेशन है आपके सामने, अगर आप चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो भाई ये तो अपराध हो जाएगा, सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ W का वैल्यू निकालना है तो ऑप्शन में W का ही वैल्यू दिया है, लेकिन W नहीं, W का दोगुना, वाटर का दोगुना इस वैल्यू पूछा है, तो दोगुना होगा। तो भाई वाटर का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से अगर वाटर का दोगुना 5 है तो वाटर का वैल्यू 2.5 हो जाएगा, तो ये 2.5 लेके चेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा ना। अब यहाँ देखे बाटर का दोगुना अगर 10 है तो बाटर का स्पीड क्या हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं? अरे समझिए, अगर बाटर का ये दोगुना, अरे भाई यही तो पूछा है, धारा की गति का दोगुना क्या होगा, तो दोगुना अगर 60 है तो बाटर का ओरिजिनल स्पीड क्या होगा? 5 होगा। तो 5 चेक करते हैं, यहाँ देखिए तो 120, 25 5 30,
ये आ जाएगा 4, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आ गया। अच्छा यहाँ देखिए, तो यहाँ x का 4 आया है, तो ये x अगर 4 है तो 4 + 5 करिएगा तो 9 आना चाहिए 5 लेने पर। तो 180 या बट्टा 25 में से बाटर का 5 रखेंगे तो 25 - 5 20 से काटिए 9 बार में, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर केवल पूछता बाटर का स्पीड बताइए तो बाटर का स्पीड 5, लेकिन बोला है बाटर का 2 गुना 10। 12,600 को बराबर किया है किसके, तो P के पावर 3, Q के पावर 2, R का स्क्वायर और S के पावर 1 के, जहाँ P Q R और S आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ते क्रम में है, यानी P से बड़ा Q होना चाहिए भाई, Q से बड़ा R होना चाहिए और सबसे बड़ा S होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो पहले आप करिए क्या कि 12,600 को प्राइम फैक्टर में अरेंज करिए, तो 12,600 का प्राइम फैक्टर के भाई 2 से ये 6300, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2 पचे 10, अगेन 2 से 1, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 पचे 10, 3 से कट जाएगा क्या, 5 5 10 8 18, यस सर कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से अब नहीं कटेगा, 7 5 12 1 13 हो गया, तो 5 से काटिए, 5 से 35 पचे 175, अगेन 5 से 7 बार में सारे फैक्टर को अरेंज करिए। वो 3 बार है तो 2 के पावर 3, 3 भाई 2 ठो है तो 3 के पावर 2, 5 2 ठो है तो 5 के पावर 2, 7 1 ठो है तो 7 के पावर 1, और ये किसके बराबर है, तो P के पावर 3 के पावर 2, R के पावर 2 और S के पावर 1। अब बस यहाँ कंपेयर करना है, क्योंकि एक समीकरण में वेरिएबल भरा पड़ा है तो सॉल्व नहीं करना है, कंपेयर करिए। और ये सब बढ़ते क्रम में है, यस सर, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 7, ये बढ़ते क्रम है, यानी P का वैल्यू 2 हो जाएगा। पावर देखिए ना सेम है, पावर भी यहाँ P के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, पावर भी सेम है, तो P का वैल्यू 3, सॉरी 2, Q है और यहाँ 3 है, चूंकि Q के पावर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो Q बराबर 3, सिमिलरली R बराबर 5 और S बराबर 1। अब बाकी जो पूछा है 3P, P 2 है तो 3 दूना 6, Q 3 है तो 3 दूना 6, R 5 है और S 1, 6 6 12 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, P 2 हो गया, Q 3 है, R 5 है, S का वैल्यू 7 है, 7 होगा ना यहाँ पे यार, ये कहाँ से आ गया, 6 6 12 7 19, 19 में से 5 घटाइएगा 14 है ना। ये देखिए का 53 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 kg का वृद्धि हो गया। का 53 kg वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिए। अच्छा 53 kg वाला ग्रुप से गया है, अगर ग्रुप में 53 kg वाला ही आता तो एवरेज पर कोई इफेक्ट पड़ता, यानी कि 53 वाला गया तो घटेगा, और जो आया है उसका वजन भी 53 kg ही रहता तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना का गया है उतना ही गया। मान लीजिए आपके पास 53 रुपया, हम 53 रुपया ले लिए, फिर आधा घंटा बाद आपको 53 रुपया हम दे दिए, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा आपको, नहीं सर, कोई चेंज नहीं होगा, जितना लिए उतना दे दिए। लेकिन हुआ क्या, 53 kg वजन वाला एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति आए हैं, जिससे 4 व्यक्ति का औसत वजन 3 kg बढ़ गया, यानी जो आया है वो 53 kg का तो है, इतना पता है, और साथ के साथ उससे ज्यादा वजन वाला आया है, इस वजह से 4 व्यक्ति का औसत 3 बढ़ गया, एवरेज 3 बढ़ गया, यानी कि पर बॉडी वजन 3 3 kg बढ़ गया। तो 4 लोगों को मिलाकर टोटल 3 3 kg बटेगा 4 लोगों में, तो टोटल इंक्रीमेंट 12 का होगा, तो 53 + 12 कितना हो जाएगा, 65। ऑप्शन, अब भाई ले, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है यार, देखिए इसको पढ़िए, कोशिश करते हैं। रेशियो पूछा है तो सबसे पहले इस रियल नंबर को तो इग्नोर ही कर दीजिए, जरूरत नहीं है। सवाल में कहा व्यय को ई से रिप्रेजेंट करना है, टैक्स को, कर मतलब टैक्स को टी से, दान करना है तो इसको सी से, आगे कहा शेष बचत कर लेता है, तो भाई ये खर्चा है कुछ आपका जिसको ई से रिप्रेजेंट करिए, टैक्स को आप टी से रिप्रेजेंट करिए, और
दान जो है इसको सी से डिनोट करिए आप। का शेष आपका सेविंग है, तो सेविंग कुछ रहेगा, पता नहीं क्या सेविंग है, कुछ का सेविंग आपका। ठीक है, इनकम का 60% था। ई जो है इनकम का, देखिए ना करा, ई जो है ये इनकम का 60% था। तो भाई इनकम मान लेते हैं 100 है, तो इनकम का 60% ई है यानी 60। और आगे इसने बोला है कि टी, ई का 20% है, तो ई का 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा टी। फिर आगे बोला इसने कि सी जो है ना सर, ये टी का 15% है, जैसे जैसे बोला लिखिए, तो 12 का 15% 180%। 180% यानी 1.80। अरे भाई 12 का 15% निकालिएगा तो 12 गुना 15 180 होगा भाई, आप परसेंट हटाएंगे तो डेसिमल 2 अंक से पहले लगेगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़िए। अब आगे इसने बोला क्या कि भाई देखिए, जब, कब, जब उसका वेतन 40% बढ़ गया, जब उसका वेतन 40% बढ़ गया, यानी पहले इनकम 100 था तो अब इनकम 40% बढ़ गया, तो कितना हो गया 140। और आगे कहा कि उसने ई के प्रतिशत स्तर को बनाए रखा। ई का प्रतिशत स्तर यानी कि जितना पहले ई था ना इनकम का, उतना ही अभी भी ई है इनकम का। तो पहले यहां देखिए ये वाला लाइन पढ़िए, ई जो था पहले इनकम का क्या परसेंट था, 7% था। तो अभी भी ई का प्रतिशत वैल्यू आप वही मेंटेन रखते हैं, यानी अभी भी आपका जो ई होगा इनकम का 60% ही होगा। तो 140 का 60%, 14 छक 84 यानी कि 84 हो। अब आगे कहता है लेकिन टी जो है ये टी ई का 30% हो गया। टी ई का 30%, 84 का 30% करिएगा तो 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 3 अठी 24, 1 25। एक जीरो लगा, डेसिमल 2 अंक से पहले लगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि सी टी का 20% है। सी जो है टी, तो टी है 25.20, इसका 20% यानी 1/5 निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 चौक, यानी ये हो जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि पहले वेतन की बचत का उसके वर्तमान वेतन की बचत का रेशियो क्या है। इरिटेट नहीं होना है, ऐसा सवाल भी आपको करना पड़ेगा, खास करके स्टेट गवर्नमेंट में इस तरीके का सवाल आपको दिखेगा। तो देखिए, ये आप बताना 60, 12, 72 और एक 73.80, तो इनकम था 100, इसमें से 73.80 आप खर्च कर दिए, तो सेविंग कितना हो गया होगा आपका, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 यानी कि 6, 3 यानी 26.2। आज आप कितना खर्च कर रहे हैं, तो भाई इन सब को जोड़िएगा तो 84 हो, 25.20, और ये 5.04, तो 25 × 5 ये 30 और यानी कि 4, 8, 3, 11, कितना हो गया, यानी 114.24 हो गया। 114.24, तो इनकम है 140 में से 114.24 आप उड़ा दिए हैं, तो बचाए होंगे कितना, घटाइएगा 7, 6 यानी 5, 3 यानी कि भाई 2, यानी 25.75 बचत है। 76 हम भी देख रहे हैं। अब क्या हुआ, अब इसने कहा क्या कि भाई पहले जो इनकम का सेविंग कर रहा था, इतना तो उसने पहले खर्च कर दे रहा था, अब बाद में इतना रुपए खर्च हो रहे थे तो बाद में इतना रुपए सेविंग कर रहा था, दोनों सेविंग का रेशियो पूछा है। 26.20 और 25.76 का रेशियो काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 655 है क्या, एक ही ऑप्शन है पहले को भी काट लेते हैं, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 × 4 ऑप्शन। तो ठीक है ना, ऐसे सवाल को छोड़ नहीं देना है कि भाई मुश्किल है पेपर में आएगा तो भी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते भाई, आपको बनाना पड़ेगा 2 बार 3 बार, मुश्किल है फिर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक यार, थैंक यू, धन्यवाद भाई, थैंक यू।